कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपना जलवा बिखेर रहे हैं। सिंधिया बीजेपी को मजबूत करने और कांग्रेस को एमपी से साफ करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। पहले ही एमपी में बीजेपी सरकार बनवाने में सूत्रधार रहे सिंधिया अब कांग्रेस को धीरे धीरे झटका दे रहे हैं। एमपी में विधानसभा की कई सीटें खाली हैं, जिसमें 6 महीने के अंदर चुनाव होना है। ऐसे में सिंधिया चाहते हैं कि इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार की जीत हो। बाकायदा इसके लिए सिंधिया ने अभी से ही कैंपेनिंग शुरू कर दी है। इसके लिए सिंधिया ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन कर चुनाव में मदद भी मांगी है। सिंधिया ये बात भली भांति जानते हैं कि सरकार को मजबूत बनाने के लिए सहयोग की काफी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए सिंधिया ने खुद अपने समर्थक विधायकों की जीत का बीड़ा उठाया है। वो कार्यकर्ताओं और नेताओं को फोन कर चुनाव के लिए तैयारी करने की ताकीद कर रहे हैं। सिंधिया ने सावेर के कार्यकर्ता को फोन लगाकर कहा, मैं सिंधिया बोल रहा हूँ, उपचुनाव के लिए अच्छे से तैयारी करना, घर में भी सबसे बता देना कि मैंने फोन किया था। सिंधिया के फोन कॉल के बाद कांग्रेस उनके खिलाफ हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा है कि ये समय महामारी से निपटने का है, लेकिन सिंधिया लोगों को फोन कर चुनाव जिताने की अपील कर रहे हैं। ऐसे माहौल में राजनीति करना ठीक नहीं है। इससे पता चलता है कि सिंधिया कैसे जनसेवक हैं। सिंधिया के ऐसे तेवर से कांग्रेस अभी से घबरा गई है, लेकिन कांग्रेस को भी पता है कि एमपी में महाराज की क्या हैसियत है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों गुमशुदा है। किम जोंग उन को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका की माने तो तानाशाह मर चुका है, जबकि कई दूसरे देशों ने ये भी दावा किया है कि किम की हालत गंभीर है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही थी, जिसमें तानाशाह मरा हुआ है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किम जोंग कहां है या फिर उनकी सेहत अब कैसी है, क्या वो सच में मर चुका है। इसी बीच जापानी मीडिया ने दावा किया है कि किम जोंग की अनुपस्थिति में सरकार के सभी बड़े फैसले उनकी छोटी बहन किम यो जोंग ले रही हैं। किम यो को बीते महीने किम जोंग ने ही देश के लिए अहम फैसले लेने वाले एक कोर ग्रुप में शामिल किया था। उनका नाम किम जोंग के उत्तराधिकारी के तौर पर भी बार बार सामने आ रहा है। जापानी अखबार गिंदाई बिजनेस के हवाले से मिरर यूके ने खबर दी है कि किम जोंग के प्योंगयांग में न होने की स्थिति में उनका काम किम यो देख रही हैं। किम जोंग की अचानक अनुपस्थिति के बाद से कई सारे जरूरी सरकारी काम रुके हुए थे और कई प्रस्ताव पर मंजूरी ली जानी थी। ऐसे में सभी कागजात जिन पर अक्सर किम जोंग के दस्तखत होने होते हैं, हालांकि अब ये काम फिर से शुरू हो गया है और कई कागजों पर किम जोंग की जगह किम यो के दस्तखत देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि किम जोंग की राजनीतिक सलाहकार मानी जाने वाली किम यो जोंग को देश के प्रमुख निर्णय लेने वाले एलीट ग्रुप और पार्टी के पोलित ब्यूरो में 11 अप्रैल को ही शामिल किया गया था। किम की बहन का इस तरह उत्तराधिकारी बनने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में किम जोंग की मौत हो चुकी है? लेकिन इन सब बातों पर नॉर्थ कोरिया अभी तक कोई साफ जवाब नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने की दूसरी बार सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक ठाकरे को एमएलसी मनोनीत नहीं किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी पीछे के दरवाजे से घुसकर राजनीति करने में कोई रुचि नहीं रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल जो भी फैसला लेंगे वो संवैधानिक नियमों के अनुरूप और उचित होगा। उद्धव ठाकरे को परिषद में मनोनीत करने और सीएम के रूप में जारी रखने के लिए बीजेपी बहुत खुश होगी, क्योंकि बीजेपी राज्य में अस्थिरता नहीं चाहती है। मालूम हो कि ऐसी खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। दरअसल उद्धव ठाकरे के विधान परिषद में राज्यपाल नामित सदस्य के तौर पर नियुक्ति का निर्णय फिलहाल राजभवन में लंबित है।
ठाकरे ने पीएम मोदी से इस बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बात कर अपना रास्ता साफ कराने का आग्रह किया है। दरअसल राज्यपाल के पास विधान परिषद में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर राज्यपाल 1 महीने के भीतर ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत नहीं करते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बने रहना संभव नहीं होगा और इस्तीफा देना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि उद्धव की बातें सुनकर पीएम मोदी ने उन्हें मामले को जल्द देख लेने की बात कही है। फिल्म अभिनेता कमाल रशीद खान उर्फ KRK ये वही नाम है जो बदनाम है। KRK हमेशा अपने विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर KRK ने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर और पीएम मोदी पर भद्दी टिप्पणी की है। जहां एक तरफ पूरा देश ऋषि कपूर के निधन पर शोक में डूबा है, वहीं KRK ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताने के बजाय उन्हें शराबी बताने का प्रयास किया है। ऋषि कपूर को लेकर उसने लिखा कि अगले 2 से 3 दिन में शराब की दुकानें खुलने वाली थी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी। KRK के इस दोनों हरकतों के खिलाफ शिवसेना आक्रामक हो गई है। शिवसेना के युवा प्रकोष्ठ ने इसे गंभीर बताते हुए KRK के खिलाफ पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही KRK के ट्विटर अकाउंट को भी रद्द किए जाने की मांग की है। शिवसेना युवा नेता राहुल कनाल ने KRK के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की भी KRK ने खिल्ली उड़ाई है। उसने लॉकडाउन को फेक बताया है। इसके अलावा व्हाइट हाउस द्वारा पीएम को अनफॉलो करने पर भी सवाल उठाया है। हालांकि KRK के बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है। वो हमेशा से लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसे ही विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार शिवसेना ने KRK को अपने टारगेट पर ले लिया है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक गतिरोध खत्म हो सकता है। सीएम उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी से फोन पर बात करने का फल मिल गया है और अब पीएम मोदी ने उनकी कुर्सी बचा दी है। कई दिनों से ऐसी खबर थी कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को MLC मनोनीत करने के अपने फैसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। लेकिन अब उद्धव और उनके सहयोगियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है और इसे मीडिया में जारी किया गया है। इसमें कोश्यारी ने विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव की गुजारिश की है। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे राज्यपाल कोश्यारी से मिलने भी पहुंचे, जिसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होते ही चुनाव हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे अपने पद पर बने रह सकते हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। उद्धव ठाकरे बिना चुनाव लड़े ही सीधे सीएम बने हैं। उन्हें 27 मई 2020 से पहले परिषद में चुने जाने की आवश्यकता है। इसी बीच 2020 में विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं लड़े। 24 मार्च को विधान परिषद की धुले नंदुरबार सीट पर उपचुनाव होना था। 24 अप्रैल को विधान परिषद की 9 और सीटें खाली हो गईं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने उम्मीद लगाई थी कि वो इनमें से किसी एक सीट से चुनाव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बीच कोरोना वायरस ने सारा गणित बिगाड़ दिया। आखिरकार चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर MLC चुनाव का रास्ता साफ करते हुए उद्धव को राहत दी है। कोरोना के कहर के बीच पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल दिन ब दिन काफी गर्म होता जा रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी और ममता सरकार की राय अलग अलग है। इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार लगातार केंद्र सरकार और राज्यपाल के सीधे निशाने पर है। केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल पहुंची IMCT की टीम ने राज्य में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ढिलाई की शिकायत पाकर लगातार राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार को शिकायत मिली थी कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर ज्यादा है, लेकिन राज्य सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों को ठीक से पालन नहीं करवा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एक खुला खत लिखा है,
जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी कई अव्यवस्थाओं के आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार पर लगाए हैं। विजय वर्गीय ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना के मामले को नियंत्रण में करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं और पश्चिम बंगाल में मौत का आंकड़ा जानबूझकर छिपाया जा रहा है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि वहां कोरोना की जांच भी बाकी राज्यों के मुकाबले काफी कम हो रही है। हालांकि इन सब के बीच ममता अपना ही राग अलाप रही हैं। उनकी माने तो दूसरे राज्यों की तुलना में बंगाल की स्थिति बेहतर है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही ममता बनर्जी और केंद्र की एजेंसियों के बीच विवाद और फिर बीजेपी के साथ लगातार विवाद चल रहा है। हालांकि चुनाव में वहां अभी वक्त है, लेकिन कोरोना काल में भी कोरोना से लड़ने के बजाय बंगाल में बीजेपी और तृणमूल दोनों के बीच राजनीतिक कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।